बच्चों अब हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को यहाँ स्लाइड्स पर पढ़ने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या है? हमें बताया गया कि कोई भी रिएक्शन के होने के लिए एसेंशियल कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन ये है कि उसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करें, आपस में कोलिजन करें। तो द एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोसीडिंग एनी रिएक्शन इज दैट देयर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है जी, कोलाइड करेंगे। तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जितने भी कोलिजन हो रहे हैं ना बेटा, जरूरी नहीं है कि वो सभी कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो हम बोलते हैं नॉट एवरी कोलिजन ब्रिंग्स द केमिकल चेंजेस। सभी कोलिजन से केमिकल चेंजेस नहीं होते। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, आप तो बोल रहे थे कि कोलिजन होना जरूरी है, अब आप बोल रहे हो कोलिजन से केमिकल चेंजेस नहीं होते। तो मैं बोलता हूं दोज कोलिजन विच ब्रिंग्स द केमिकल चेंज, वो कोलिजन जिनकी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सच कोलिजन्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। उन कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, उन कोलिजन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। एंड द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर वेरी फ्यू इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं उनसे प्रोडक्ट बनने की संभावना वाले जो कोलिजन्स हैं, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन्स, दे आर वेरी फ्यू एंड नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज represented by small f, that is Boltzmann constant। देखते हैं क्या है। The basic requirement of a reaction to occur is that the reacting species must collide with one another, and this is the basis of the collision theory of the reaction. The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency, and it is represented as Z, and this Z is directly proportional to root over T। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल चेंज, जैसा मैंने आपसे बात की थी। द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स आर द इफेक्टिव कोलिजन्स। द इफेक्टिव कोलिजन्स व्हिच ब्रिंग केमिकल चेंजेस आर वेरी फ्यू इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स, बड़े ध्यान से समझना। हम सभी क्रिकेट मैच देखते हैं, सभी देखते हैं। अगर मैं आपसे एक 50 ओवर के मैच की बात करता हूं अंडर द आइडियल कंडीशन, तो 50 ओवर के एक मैच में कितनी बॉल फेंकी जाती हैं? हम बोलेंगे जी बॉल फेंकी जाती हैं 300 बार। 50 ओवर होता है आइडियल केस में, एक ओवर में 6 बार हम बॉल फेंकते हैं, तो 50 ओवर में हम 300 बार बॉल फेंकेंगे। बहुत हाई स्कोरिंग मैच है, भयंकर ही हाई स्कोरिंग मैच है। अच्छी बात है सर, ठीक है। अब सर क्रिकेट मैच का यहां कोलिजन थ्योरी से क्या लेना देना है? मैं कहूंगा बिल्कुल लेना देना है। बॉल और बैट का कोलिजन होता है क्रिकेट मैच में, और जब बॉल और बैट का कोलिजन होता है तब हमें मिलते हैं रन्स। वही तो हमारा प्रोडक्ट है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मैं मान रहा हूं कि भाई मेरे पास तो आइडियल कंडीशन है, 300 की 300 बार बॉल और बैट के बीच में कोलिजन हो रहा है। There is a collision between ball and bat 300 times। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 300 के 300 बार बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी? आप बोलोगे सर बहुत कम। अगर बहुत हाई स्कोरिंग मैच है तो मैं बोलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ 4s and 6 जो होंगे दे आर 50। बहुत हाई स्कोरिंग मैच है। तो अभी तक 48 या 50 ही हाईएस्ट है, इससे ज्यादा बाउंड्रीज नहीं लगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 and 6 आर हाउ मेनी नंबर्स? दे आर 50। तो 300 कोलिजन हो रहे हैं, और इफेक्टिव कोलिजन्स कितने हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स 50 हैं, क्योंकि ये वही इफेक्टिव कोलिजन्स हैं जो मुझे 4 या 6 दे रहे हैं, जो मेरे प्रोडक्ट हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल्स आर नॉट माई प्रोडक्ट्स। माई प्रोडक्ट्स आर ईदर 4 और 6, क्योंकि 4 और 6 लगाने के लिए बॉल को बाउंड्री के बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि टोटल 300 कोलिजन हो रहे हैं, उनमें से 50 ही कोलिजन ऐसे हैं जो इफेक्टिव हो रहे हैं, तो दे आर वेरी फ्यू। 300 में से 50 यानी कि 1/6 भाग, 1/6 भाग। सही बात है? हाँ सर सही है। यही बात मैंने यहां पे बोली है कि सभी कोलिजन से हमें केमिकल चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी कि हर बार बॉल और बैट के बीच में कोलिजन होगा तो मुझे 4 या 6 नहीं मिलेगा। द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर वेरी फ्यू इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। For a collision to be effective, the following 2 barriers to be cleared। 2 बैरियर क्रॉस होने चाहिए। पहला एनर्जी बैरियर, पहला
एनर्जी बैरियर। अब क्या है देखें जरा, अगर मैं एनर्जी और टाइम, जिसे मैं रिएक्शन प्रोग्रेस भी कह सकता हूं, के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, ये है मेरे पास रिएक्टेंट्स R और ये है मेरे पास प्रोडक्ट्स P, तो उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को पार करना जरूरी है। एनर्जी बैरियर को पार होना जरूरी है। अब इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ना। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required by the reacting molecules so that they can cross that energy barrier is known as threshold energy. So the minimum amount of energy which the colliding molecules must possess to make the chemical reactions to occur is known as threshold energy. मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर इतनी एनर्जी है तभी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो ये एनर्जी बैरियर हमारे क्रिकेट मैच में क्या है, वो एनर्जी बैरियर हमारे क्रिकेट मैच में बाउंड्री लाइन, क्या है, बाउंड्री लाइन। There is an energy barrier for each reaction. The reacting species must be provided with the sufficient energy to cross the energy barrier. जो बात मैंने आपसे बोली कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो क्या कर पाएं, जिससे वो एनर्जी बैरियर को पार कर पाएं। दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब एक प्रॉपर दिशा। जैसे हम बॉल और बैट के बीच में कोलिजन तो बड़ा जबरदस्त हुआ, बॉल बैट के बीचों बीच लगी, लेकिन बैट्समैन उसे सही डायरेक्शन नहीं दे पाया, उस डायरेक्शन में नहीं भेज पाया जहां पर फील्डर नहीं था, तो क्या होगा, कैच हो जाएगा। कैच हो जाएगा तो क्या चौका या छक्का लगेगा, नहीं सर नहीं लगेगा। यही ओरिएंटेशन बैरियर बोल रहा है। The colliding molecules should also have proper orientation so that the old bond may break and new bonds are formed. Proper orientation मतलब वो जो collisions हैं वो एक proper direction में होने चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, दे मस्ट क्रॉस, दे हैव टू क्रॉस दीज टू एनर्जी बैरियर, दैट इज द एनर्जी बैरियर एंड द ओरिएंटेशन बैरियर। For example, NO2 plus NO2 gives us N2O4. This is our reaction. 2 moles of NO2 provides us 1 mole of N2O4. During this reaction, the product are formed only when the colliding molecules have proper orientation at the time of collision, and these are known as effective collisions. जैसे ये देखिए, NO2 मॉलिक्यूल्स ने अप्रोच किया, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो वो कोलिजन अगर इस प्रकार हो रहा है, एक हाइपोथेटिकल केस है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर वो कोलिजन ऐसा होता, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब एक प्रॉपर दिशा में, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, डायरेक्शन में वो कोलिजन होना चाहिए, तभी पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। कोलिजन्स नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड देखें जरा। Thus the main point of collision theory are as follow. Collision theory के main points क्या हुए? For a reaction to occur, there must be collision between the reacting species. Yes, it is. Only a certain fraction of the total number of collisions are effective in forming the product. हाँ सर, आपने बताया है। For effective collision, the molecule should possess sufficient energy as well as orientation. Yes, it is. The fraction of effective collision under ordinary condition may vary from nearly 0 to about 1 for the ordinary reaction. Thus, the rate of reaction is proportional to.
Number one, the number of collision per unit volume per second, that is collision frequency, directly proportional होगा. Number two, the fraction of the effective collision properly oriented and possessing sufficient energy, F से हम इसे represent करते हैं. तो देखिए रेट मेरे पास जो आई वो रेट आई F into Z, F into Z, where F is the fraction of effective collision and Z is the collision frequency. अब यहां पर आप देखें F इज इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. F इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहां पर ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट, वैल्यू हमेशा जूल या कैलोरी में लेनी है यहां R की. T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन. तो मेरे पास क्या आता है बेटा, रेट इज इक्वल टू F इंटू P इज द ओरिएंटेशन फैक्टर इंटू Z. तो मैं क्या लिखता हूं, R इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी. P इंटू जेड, P है ओरिएंटेशन फैक्टर और Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. इसे हम कलेक्टिवली लिखते हैं A, और A होता है बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर या इसी को कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है सर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो हम कहेंगे द फिजिकल मीनिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी that it is the minimum relative kinetic energy which the reacting molecule must possess for changing into the product molecules during their collision. अभी समझा रहा हूं इसका अर्थ. This means that the fraction of successful collision is equal to, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वोल्ट्जमैन फैक्टर कह रहे हैं. जो बात मैंने आपको बता दी, F is equal to e to the power minus E A by R T. It may be noted that beside the requirement of the sufficient energy, the molecule must be properly oriented in space also for a collision to be successful. हाँ भाई बात कर चुके हैं. ये जो इक्वेशन हमारे पास आती है, दिस इक्वेशन इज आर्हीनियस इक्वेशन. ये इक्वेशन किसी से मैच होती हुई लग रही है क्या? हाँ यार, ये तो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से मैच होती हुई लग रही है जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी. K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी. कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझते हैं. अब ये हमसे क्या कह रहा है, दी एक्सेस एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू डू द केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है. समझें जरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बड़े ध्यान से समझें. एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. ये है रिएक्टेंट आर जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, जिसके लिए इसे क्या करना पड़ रहा है सर, एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ रहा है सर. और एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए उसे किस एनर्जी की जरूरत है सर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी. उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी. अब समझना, मेरे पास दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा.
क्योंकि मेरे पास जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे सभी के सभी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी। देखें जरा, एक होते हैं मेरे पास एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सर एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एक होते हैं मेरे पास पैसिव मॉलिक्यूल्स। पैसिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? विच हैव एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। बड़े ध्यान से समझना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पैसिव मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब बेटा जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, दे कैन इजीली क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर। हाँ, क्योंकि हमें एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल एक्टिव है, वो आसानी से एनर्जी बैरियर को पार करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब उन मॉलिक्यूल्स का क्या जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, क्या वे भी एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे? आंसर है सर कैसी बात कर रहे हो, नहीं कर पाएंगे। तो बस यही काम हमें करना है। When we want to convert these passive molecules into active molecules, जब मैं इन पैसिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इनकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इन्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। पैसिव को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यही वजह है कि इस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट है उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, जिससे वो क्या कर पाए? एनर्जी बैरियर पार कर पाए। सर कितनी एनर्जी की जरूरत है? बेटा यही तो फॉर्मूला है, देखो भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए थी लेकिन उससे कम है। कितनी कम है? थ्रेशोल्ड में से उस पैसिव मॉलिक्यूल की रिएक्टेंट की क्या कर दो? एनर्जी को घटा दो, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा जिसकी जरूरत है एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए। और वही एनर्जी क्या है? वही एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये कौन से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं? ये पैसिव रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं? पैसिव रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जीरो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फटाफट हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शंस हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो सभी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए हमें कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, आप खुद ही समझ रहे हो, मतलब मुझे कम एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से, इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? फास्ट होगी। कम चाहिए लेकिन चाहिए, मतलब हमारे पास पैसिव मॉलिक्यूल्स कम है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, रिएक्शन मस्ट बी फास्ट। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, अगर किसी रिएक्शन के होने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम है, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ पैसिव मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, या मैं कहूं नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स कम है।
तो मुझे एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या को बढ़ाना है तो मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये रिएक्शंस होंगी स्लो। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है मतलब रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब रिएक्शन है फास्ट, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। So when the colliding molecules possess the kinetic energy equal to the activation energy, the atomic configuration of the species formed at this stage different from the reactant as well as product. ये हमसे क्या कह रहा है, जब colliding molecules जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है तो एक ऐसी चीज बनेगी जो ना तो रिएक्टेंट होगा और ना तो प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। इसे बेटा हम कहते हैं या तो ट्रांजिशन स्टेज या इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। या तो ट्रांजिशन स्टेट या इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। This stage is called the activated stage or the transition state and specific configuration of the state is known as activated complex, जिसके बारे में मैंने आपसे भी चर्चा की। मतलब जो भी activated complex होता है वो ना तो पूरा रिएक्टेंट बचा और ना ही पूरी तरह से प्रोडक्ट बना, मतलब वो बीच में लटक गया। हाईली अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम एनर्जी, जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हो कि वो इंटरमीडिएट जो बना ना तो अब वो पूर्ण रूप से रिएक्टेंट है ना ही अब वो पूर्ण रूप से प्रोडक्ट है, उसका अपना एक अलग आइडेंटिटी है और वो हाईली क्या है, अनस्टेबल है। In other words, we can say that the collision between the high energy molecules overcome the force of the repulsion and brings the formation of an unstable molecule cluster is known as activated molecule. Unstable molecule. Activated complex क्या है जी, unstable है। The lifespan of an activated complex is very small, होना ही चाहिए क्योंकि क्या है वो बहुत अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, या तो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा या नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी मतलब वो तुरंत ही क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ये देखिए, ये मेरे पास H2 है और ये मेरे पास I2 है, दोनों ने आपस में क्या किया, कोलिजन, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। सर ये कैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म होने का प्रयास कर रहा है। मतलब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। ये देखिए, पुराने बॉन्ड पार्शियली टूटे और नए बॉन्ड पार्शियली बने। तो एक समय क्या आ जाएगा, जब मैं इसे ज़्यादा एनर्जी दे दूंगा तो ये बॉन्ड्स जो हैं ये इस प्रकार ब्रेक हो जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे HI मिल जाएगा। सो दिस केस इज द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। The activation energy depends upon the nature of the chemical bond undergoing rupture and is independent of the enthalpy of reactant and products. ये देखिए, इस तरह का ग्राफ जो है, एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब देखिए, ER is the energy of the reactant, EP is the energy of the product, ET is the threshold energy। ये बन गया यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। Arrhenius equation and the calculation of activation energy, this is the last topic जो हमें पढ़ना है। क्या है? Arrhenius proposed the quantitative relationship between the rate constant and the temperature as K is equal to AE to the power minus EA by RT. The equation is known as Arrhenius equation, in which constant A is known as the frequency factor and this factor is related to the number of binary molecule collision per second per liter. EA is the activation energy, T is the absolute temperature, R is the gas constant। A और EA ये बड़ा important point है। A and EA are collectively known as Arrhenius parameter।
इसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। अब मेरे पास जो इक्वेशन थी k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, मैं उसका लॉग लूंगा, उसका लॉग लेके ये इक्वेशन मेरे पास ऐसी आएगी। The value of activation energy increases, the value of K decreases and therefore the reaction rate decreases। मतलब मैं कह सकता हूँ कि rate is inversely proportional to activation energy, कि rate activation energy के inversely proportional होती है। When log K plotted against 1 by T, we get a straight line. The intercept of this line is equal to log A and slope is equal to minus EA by 2.303 R. Therefore, EA can be calculated by the formula minus 2.303 R into slope तो यहां से मैं एक्टिवेशन एनर्जी को पता कर सकता हूं जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं log K और किसके बीच में, T के 1 by T के बीच में, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द ग्राफ देखिए, और log K और 1 by T मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका नेगेटिव स्लोप है एंड दिस स्लोप इज दिस। रेट कांस्टेंट्स फॉर द रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, तो मेरे पास आएगा log of K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 अपॉन 1 अपॉन T2, where K1 and K2 are the rate constant at temperature T1 and T2 respectively। एक बात याद रखिएगा बेटा कि K2 अपॉन K1 हमें क्या बता रहा है, K2 अपॉन K1 हमें बता रहा है दैट हाउ मेनी टाइम्स reaction rate is increasing or decreasing, is increasing or decreasing। मतलब अगर मुझसे बोल दिया कि टेम्परेचर x था, x से बढ़ाकर y कर दिया और रिएक्शन की रेट डबल हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो रिएक्शन की रेट डबल हो गई, मतलब K2 अपॉन K1 की वैल्यू हो गई 2, टेम्परेचर्स की वैल्यू दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोला है, फटाफट आर्हेनियस इक्वेशन लगाएंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। अगर बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट 3 गुना कम हो गई, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू हो गई 1/3। इस बात को ध्यान में रखिएगा।